Hello, dear students. Welcome back to the Modern Pathshala. I am Kirti Sharma, and as I informed you in the last video कि हम एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पर हम एवरी डे ईच चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. सो टुडे इज आवर डे 1 and we will be starting with the very first chapter, that is real number. So let's begin with the first question. यहां पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर गिवन 26 and 169 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई इट. तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते थे. यहां पर मैं अपने कॉन्सेप्ट सीरीज के जो नोट्स थे उनको रेफर कर रही हूं. If you want the notes, please drop a comment. I'll be uploading it in a PDF format and will definitely share the link with you. तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए हम क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, एंड एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टर का जो आपका ग्रेटेस्ट पावर रहता था उसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के उसे रिप्रेजेंट करते थे. तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. So 26, for 26 what we can do is 2 ones are 2, 2 threes are, so this is going to be 2 into 13. Then 169, so 169 as we know ये होता है 13 का स्क्वायर, तो इसे हम लिख देंगे 13 into 13 और बेसिकली वी कैन राइट इट एज 13 स्क्वायर. सो एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे, जो कॉमन है, यहां पर हमारे पास कॉमन नंबर कौन सा है, 13. कॉमन नंबर का मिनिमम पावर, सो दिस इज गोइंग टू बी 13 टू द पावर 1 जो कि है 13. एंड फॉर एलसीएम हम क्या करते थे, जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर लेना है, मतलब 13 का स्क्वायर लेना है, और जो बच जाता है उसे एज इट इज हमें नोट डाउन करना है. सो दैट इज गोइंग टू बी 2. सो दिस इज गोइंग टू बी 169 टाइम्स 2. तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, 9 2s are 18, 6 2s are 12, 1 13, 2 1s are 2 plus 1 3. So this is going to be 338. अब यहां पर एक और पार्ट दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज वी नीड टू वेरीफाई इट. अब वेरिफिकेशन के लिए क्या था प्रोसेस, हमें एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रूव करना होगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पर HCF इंटू एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं. सो HCF इंटू एलसीएम क्या हो जाएगा, HCF हमें मिला 13, एलसीएम में हमारे पास 338 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हमारे पास आ गया, दिस इज 26 and 169. तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, so let's do it quickly. 9 6 are 54, 6 6 are 36, and 5 is going to be 41, 6 4 10. So this is 9 2s are 18, 6 2s are 12, 1 13, 2 1s are 2 plus 1 3. So this is going to be 4 3 9 4, and here we are getting 338 into 13, 8 3s are 24, 3 3s are 9, 10 11, 3 3s are 9, 1 10. So this is 93439 4. तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम हमने ये फाइंड आउट किया, एलसीएम हमने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमने ये फाइंड किया, देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, हेंस इट इज वेरीफाइड. सो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये जनरली 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है. सो आप इस टाइप के क्वेश्चन को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना एंड इसे इंपॉर्टेंट कंसिडर करना. नेक्स्ट हम लेते हैं एक क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक से. तो यहां देखो बच्चों क्या है कि कैन 12 टू द पावर n एंड विथ डिजिट 0. सो अगेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक में भी हमें क्या करना पड़ता था, जो नंबर गिवन है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो 2 6 are 2 3s are. सो यहां हम बोल सकते हैं कि 12 टू द पावर n कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर n. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक के अकॉर्डिंग अगर हमें जीरो लाना है, सो वी नो कि जीरो के अंदर प्राइम फैक्टर्स क्या आता है, 2 and 5. सो एनी नंबर अगर वो जीरो से एंड होगा तो मतलब उसमें 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर होना चाहिए. बट यहां पर वी कैन सी दैट वी आर ओनली गेटिंग 2 and 3 एज इट्स प्राइम फैक्टर. सो वी कैन राइट सिंस
2 and 3 are the only prime factors in 12 to the power n, and since it doesn't include 5 as its prime factor, so by the fundamental theorem of arithmetic, we can conclude that this number is never going to end with digit 0. अगर आपको इसका प्रॉपर आंसर फॉर्मेट देखना है, सो डेफिनेटली चेक आउट द कॉन्सेप्ट रिविजन सीरीज ऑफ चैप्टर 1. उसमें मैंने प्रॉपरली सारे सॉल्यूशंस को किस फॉर्म में लिखना है वो प्रॉपरली लिखकर आपको दिया है, दिखाया है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज प्रिटी इजी एंड ये 2 मार्क्स से ज्यादा में नहीं आता है. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो ये जो क्वेश्चन है इसे हम हीरो क्वेश्चन बोल सकते हैं. यहां पर हमारे पास है प्रूफ √3 इज इरैशनल. तो सबसे पहले हम क्या करते थे इसमें, तो √3 को इरैशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते थे. तो हम लोग सबसे पहले ले लेंगे √3 इक्वल्स टू a बाई b. अगर आपको इसके प्रॉपर सोल्यूशन राइटिंग के हिसाब से समझना है तो अगेन यहां आ जाते हैं हम लोग. एकदम सिमिलर क्वेश्चन है. देखो यहां दिया है प्रूफ √3 इज इरैशनल एंड हेंस प्रूफ 2 प्लस √3 इज इरैशनल. दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, जस्ट √2 के जगह पर √3 के जगह पर हमारे पास √2 है. तो सेम वे में आप इसे भी लिख सकते हो. So let us assume that √2 is an irrational number, is a rational number actually by contradiction. So we can write it in the format of a by b. But we have to mention कि a and b जो होगा ये co-prime है and ये 0 नहीं है. अब यहां से अगर हम simplify करें तो we can write a equals to b √2. Then we will square both sides. So on squaring both sides we will get a square equals to b square and √2 का square as we know is 2. तो a स्क्वायर हमें मिल गया 2b स्क्वायर. तो अगर मान लो हम यहाँ पर a स्क्वायर को 2b स्क्वायर लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली 2b स्क्वायर को तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना. सो वी कैन राइट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2. डेफिनेटली a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. तो अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल हो, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 16, सो वी नो कि ये 8 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल है, तो हम इसे 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, राइट. तो वैसे ही उसी फॉर्मेट में हमने लिख दिया a को एज 2c. रिमेंबर हमें जो क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर √3 है, तो एवरीवेयर जहां पर आपको 2 टर्म ये दिख रहा है ना, इसके जगह पर आप 3 लिखोगे. ओके, एंड एवरीथिंग इज सेम. तो a इक्वल्स टू 2c हो गया. फिर अगर हम इसे फिर से स्क्वायर करें तो a स्क्वायर मिल गया 4c स्क्वायर एंड a स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं. तो ये आ गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर एंड अगेन b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर. अब यहां से हम बोल सकते हैं कि b स्क्वायर भी डिविजिबल बाई 2 है, b भी डिविजिबल बाई 2 है. नाउ वी कैन सी हमने बोला a एंड b दोनों ही डिविजिबल है 2 से, विच इज नॉट पॉसिबल. वाई? क्योंकि हमने अज्यूम किया था ये को प्राइम है. को प्राइम मतलब इनका कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है. सो सिंस दिस इज नॉट पॉसिबल, we can say it contradicts the fact that our assumption √2 is rational, and hence we can conclude that √2 is irrational. Now अगर आपने मान लो इस पूरे प्रोसेस को यूज करके ये वाला पार्ट प्रूव कर दिया, तो आप ये सेकेंड पार्ट को कैसे प्रूव करोगे. तो अब देखो यहां पर हम लिख सकते हैं लेट 2 प्लस √3 इक्वल्स टू a बाई बी. अगेन सेम प्रोसेस से हम ले रहे हैं, हम अगेन कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे. तो हम सिर्फ इरैशनल वाला टर्म या रूट के अंदर जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी को हम राइट साइड में भेज देंगे. तो यहां से हमने लिख दिया a माइनस 2b बाई 2. अब सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, so a minus 2b and b are also integers, and whenever we divide two integers we will definitely be going to get an integer, and we know, or rather it's better to say integer will be the wrong word, it's better to say rational number, right? क्योंकि हो सकता है वो properly divisible ना हो, तो उस केस में integer नहीं आएगा. So we can say कि अगर हमने दो integer को divide किया, so we are going to get a rational number. Why? Because it is in the form of a fraction. बट यहां पर हमें तो पता है √3 इरैशनल है, और राइट साइड में हम दिखा रहे हैं कि √3 ये वाला जो टर्म आ रहा है ये रैशनल है. सो अगेन दिस इज हैविंग अ कॉन्ट्राडिक्शन. सो अगेन वी कैन से दैट 2 प्लस √3 इज देयरफॉर irrational.
रिमेंबर कि अगर आपको मान लो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा कुछ आया कि प्रूव 2 + √3 इज इरेशनल, तो इस केस में आपको √3 को इरेशनल प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप इसे प्रूफ करो तो ही प्रूफ करना, या फिर अगर आपको 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आया है देन यू विल हैव टू प्रूव इट। ओके, एंड रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट हर ईयर एक क्वेश्चन इस टॉपिक से डेफिनेटली आता है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये वाला पार्ट को एकदम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज प्रिटी वेरी इजी क्वेश्चन, बट फिर भी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। सो फर्स्ट हम देखो हमारे पास है a² b³। अगर अगेन इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिखें तो दिस इज गोइंग टू बी a² इंटू b³ एंड a³ b³ को अगर हम लिखें सो दिस इज गोइंग टू बी a³ इंटू b³। अगेन यहां पर अगर हमें एलसीएम निकालने बोला है तो एलसीएम में हमने क्या सीखा है, जो कॉमन टर्म है उसका मैक्सिमम पावर वाला टर्म। तो यहाँ ए में कॉमन है बट मैक्सिमम पावर किसका है, a³ एंड बी में तो ऑब्वियसली सेम है, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया a³ इंटू b³। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि अलजेब्रा में हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो उस केस में भी तो हम एलसीएम लेते ही है ना, तो वो एलसीएम भी एक्चुअली हम लोग यहीं से लेते हैं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस में फंस रहे हो, सोच रहे हो क्या एलसीएम लेना है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हो, एलसीएम ले पाते हो, आप डायरेक्टली आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एमसीक्यूज में ही आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज दिस वन। अब यहां देखो 7, 11, 13, 15 प्लस 15, तो ध्यान से देखने पे हम बोल सकते हैं कि 15 यहां पर कॉमन है। ओके, तो कॉमन नंबर जो भी हो आप उसे बाहर रख लो एंड रिमेनिंग नंबर्स को एज इट इज मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, उसे बस लिख दो। यहां 15 था, 15 हमने कॉमन ले लिया तो बचा 1। अब ध्यान से देखो, ये जो भी नंबर हो, आई डोंट केयर अबाउट इसका मल्टीप्लीकेशन वैल्यू क्या आने वाला है, बट जो भी नंबर हो उसे मैं इजीली 15 से तो डिवाइड कर सकती हूँ। सो सिंस दिस नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 1, the number itself and another number that is 15, I can easily say that ये क्या हो जाएगा, एक composite number। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बट दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, कुछ भी कॉमन दिख रहा है उसे आप कॉमन निकालो एंड यू कैन राइट कि सिंस इट इज डिविजिबल बाय 1 अनदर नंबर लाइक एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, सो ये प्राइम नहीं है, ये कॉम्पोजिट है जो किसी और से डिवाइड हो सकता है। सो चैप्टर 1 इज प्रिटी इजी एंड इसमें ज्यादा कुछ टॉपिक्स नहीं है, सो ये वीडियो बहुत ही छोटा सा बना है एंड यही वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप चैप्टर 1 से डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना। इसके साथ मैं एक बोनस टिप भी आपको देना चाहूंगी। बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस में भी स्ट्रगल करते हैं जहां पर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया जाता है एंड आप लाइक पता नहीं कर पाते हो कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, इवन दो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही कम बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, बट स्टिल लेट्स बी ऑन द सेफ साइड एंड लेट्स नो हाउ वी विल बी ट्राइंग टू फिगर आउट कि हमें एचसीएफ या एलसीएम क्या निकालना है। सो सी द टिप इज, if in a question you need to find out a value greater than either values, for example, there is a cricket path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start from the same point and the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at starting point? सो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करो और क्वेश्चन को थॉरोली पढ़कर उसे समझो। सो अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको ये समझ में आया होगा कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं, रवि को सेम चक्कर लगाने में 12 मिनट्स लगते हैं। ओके, रवि इज फास्टर। अगर मान लो दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पर मूव करना या रन करना स्टार्ट करे तो वो कब मिलेंगे? सो आप लॉजिकली सोचो,
सिंस सोनिया को 18 मिनट्स तो लग रहा है एक चक्कर लगाने में, तो वो 18 मिनट से तो ज्यादा ही टाइम लेगी ना मिलने में, राइट? सो यहां पर 18 एंड 12 से एक बड़ा वैल्यू हमें चाहिए। ओके, गेटिंग द पॉइंट? सो 18 एंड 12 से बड़ा वैल्यू चाहिए, वही मैंने टिप में लिखा है कि टू फाइंड अ वैल्यू ग्रेटर देन द आइदर वैल्यूज यू नीड टू फाइंड द एलसीएम। मतलब इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है। नाउ अगर मान लो ये क्वेश्चन दिया है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब लॉजिकली सोचो, हमें 616 मेंबर्स दिए गए हैं, ऑब्वियसली 616 कॉलम्स तो नहीं बनेंगे, ऑब्वियसली उससे तो छोटा ही बनेगा। तो यहां पर हमें समझ आ रहा है ये नंबर से छोटा वैल्यू निकालना है। सो इन दैट केस वी विल बी फाइंडिंग आउट द एचसीएफ। ओके, सो इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़कर समझकर एनालाइज करके ये फिगर आउट कर पाओगे कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएफ। एंड अगेन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो तो आप कुछ क्वेश्चंस आर एस अग्रवाल से डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाओ। ओके, इवन दो इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस कम है, बट वी शुड नॉट बी टेकिंग एनी रिस्क। ओके, सो यही था डे 1 का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, I will definitely try to clear your doubt. So thank you so much. I'll see you tomorrow, day 2 में. Okay, bye bye.